Good morning, friends. My name is Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic, बिजपुरी आगरा। और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसको अध्ययन करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर में। जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। यूनिट फर्स्ट जिसमें कि हमने जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन टूल्स थे और अदर टूल्स थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अगर किसी को उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आसानी से वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। और ये अभी जो लेक्चर चलेगा इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाली है आज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेफ्रिजरेंट एंड वाटर पाइपिंग। ये जो यूनिट सेकंड है इसका नाम क्या है? रेफ्रिजरेंट एंड वाटर पाइपिंग। तो पाइपिंग से ही मतलब समझ आ रहा हो आपको, इसमें क्या हमको अध्ययन करना है? पाइपिंग से रिलेटेड यानी कि पाइप से रिलेटेड अध्ययन करना है। आरईसी प्लांट में आपस में सभी यूनिट्स को जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम पाइपिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम पाइपिंग का प्रयोग करते हैं। पाइपिंग के प्रयोग के द्वारा जो भी हमारे फ्लूइड्स हैं, लाइक रेफ्रिजरेंट है, ऑयल है आदि, सबको क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता है। तो किसी भी आरएसी प्लांट में रेफ्रिजरेंट, एयर और गैसों के प्रवाहन को निर्धारित करने के लिए पाइप्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और प्रयोग किए जाने वाले जो प्रशीतक हैं यानी कि रेफ्रिजरेंट हैं, उनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसके लिए भी क्या करते हैं? हम पाइप्स का यूज़ करते हैं। मेनली किसका यूज़ करते हैं? पाइप्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हमारा, उसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो क्या हुआ? रेफ्रिजरेंट पाइपिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रिलेशंस इन फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल। यानी कि रेफ्रिजरेंट पाइपिंग में रेफ्रिजरेंट और तेल प्रवाहन अत्यंत जटिल संबंध शामिल है। यानी कि दोनों का क्या करना है? हमें फ्लो कराना है, लेकिन मिक्सिंग ना करते हुए। तो इसके लिए क्या करते हैं? रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक, फ्लूइड फ्लो इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड वेदर इट इज़ गैस, लिक्विड और द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी, फ्रिक्शन, डेंसिटी, वर्क रिक्वायर्ड टू कॉज ऑफ फ्लो। यानी कि द्रव प्रवाह किसी भी तरल पदार्थ का अध्ययन है। यानी कि जो भी हम फ्लो पढ़ रहे हैं वो किसका है? तरल पदार्थ। अब चाहे क्या हो, वो गैस में हो, तरल में हो, ठीक, और साथ ही साथ उसमें वेग हो, दबाव हो, घर्षण, घनत्व आदि, ये सारे कार्यों के लिए क्या है? हम इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या समझे हम समझे कि आरएसी प्लांट में जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट हैं या एयर है या कोई गैस है जिसको प्रवाहित करना है सभी कंपोनेंट्स के बीच में, तो उसके लिए क्या प्रयुक्त करेंगे? हम पाइप्स का यूज़ करेंगे। यही पाइप्स क्या कहलाते हैं? हमारा पाइपिंग सिस्टम कहलाता है। अब जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि किसी भी आरएसी प्लांट में क्या है? मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा कंप्रेशर। ठीक, सेकंड हमारा कंडेंसर जो जुड़ा होता है एक्सपेंशन वाल्व से, और एक्सपेंशन वाल्व कहाँ जुड़ा होता है? हमारा एवोपरेटर में। तो ये सारी चीज़ें आपस में जो जुड़ी हुई हैं, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? ये मेनली जुड़ी हुई हैं पाइप्स के द्वारा। पाइपिंग सिस्टम के द्वारा इनको आपस में जोड़ा गया है। अब यहाँ भी आप फिगर देख सकते हैं। एक चीज़ किसका फिगर है? ये एक बड़े आरएसी प्लांट का फिगर है। किसका फिगर है? ये बड़े आरएसी प्लांट का फिगर है। ठीक, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है? 2 अलग अलग कंप्रेशर जुड़े लगे हुए हैं। ये कंप्रेशर आपस में क्या है? पाइप्स के जरिए जुड़े हुए हैं। ठीक, कंडेंसर आपस में जुड़े हुए हैं। फिर क्या है? ये सक्शन पाइप, जनरेट, डिस्चार्ज लाइन और बहुत सारे अधिक क्या है? पाइप्स के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक, तो पाइप्स का मेनली क्या यूज़ हुआ? पाइप्स का मेनली यूज़ हुआ हमारे रेफ्रिजरेंट को या किसी गैस को या ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करना। ठीक, अब ये रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें पाइपिंग सिस्टम की ज़रूरत किस लिए पड़ी? तो पाइपिंग सिस्टम की ज़रूरत किस लिए पड़ी? रिक्वायरमेंट्स क्या, मेनली क्या पढ़नी है अब हमें इसकी? रिक्वायरमेंट। इस सब्जेक्ट में क्या है? बेसिकली हम टोटल थ्योरी नॉलेज जनरेट करेंगे।
कि हमें क्या है किसी भी आरएसी प्लांट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जानी है, वो क्यों यूज़ की जानी है, और साथ ही साथ उनका उपयोग करने से हमें क्या लाभ हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें हमें अध्ययन करनी है। तो अब रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की रिक्वायरमेंट यानी कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो पहला क्या है रिटर्न टू ऑयल टू कंप्रेसर, यानी कि जो ऑयल यूज़ किया जा रहा है वो क्या है सभी कंपोनेंट से फ्लो होकर वापस कहाँ आ जाए कंप्रेशर में, यानी कि कंप्रेशर के पास वापस फ्लो होके आ जाए। नेक्स्ट टू फ्लो द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी कि रेफ्रिजरेंट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए प्रवाहित करने के लिए, तभी क्या जनरेट होगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक, तभी क्या जनरेट होगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट साथ में जनरेट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंश्योर द ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर्स द एक्सपेंशन वाल्व। बिल्कुल, यानी कि ये क्या है पाइप्स में सुनिश्चित होना चाहिए कि जो क्या केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट यानी कि तरल रेफ्रिजरेंट ही किस में हो, हमारे एक्सपेंशन डिवाइस में फ़्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्या हो जाए गैसियस हो जाए, मेनली क्या होना चाहिए केवल लिक्विड का फ़्लो होना चाहिए। अब और किस लिए यूज़ होते हैं, इस सिस्टम की हानि को कम करने के लिए, यानी कि कैपेसिटी लॉस कम करने के लिए भी क्या करते हैं पाइप्स का यूज़ करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ क्या है जो रेफ्रिजरेंट चार्ज को क्या करते हैं कम करते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का तात्पर्य होता है रेफ्रिजरेंट फिल करना। क्या फिल करना, रेफ्रिजरेंट को फिल करना। ठीक, चार्ज का मतलब क्या होता है रेफ्रिजरेंट को फिल करना, तो उसकी क्या करता है चार्ज कम करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या है ट्यूब्स के द्वारा आपस में फ़्लो होता रहता है, जिससे रेफ्रिजरेंट की हानि बहुत कम होती है। तो ये क्या थी इसकी रिक्वायरमेंट थी कि किस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी कि हम पाइपिंग सिस्टम को क्यों एज अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड अदर क्वालिटी, यानी कि किस बेसिस पे क्या है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ क्या करना है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड अदर क्वालिटी। अब हमें पाइप्स की यूज़ करना है, तो पाइप्स यूज़ करने के लिए क्या होता है पहले तो उसके मटेरियल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या है उसका, और साथ ही साथ क्या पाइप्स के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पाइपिंग मटेरियल एंड रेफ्रिजरेंट वुड नॉट बी रिएक्ट टुगेदर, यानी कि जो भी क्या हो रहा है हमारा प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है और पाइप का यूज़ किया जा रहा है, तो पाइप की धातु और रेफ्रिजरेंट के मध्य कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी क्रिया जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा, इरोजन या कोरोजन जनरेट हो जाएगा, यानी कि क्षरण उत्पन्न होने लगेगा, और जो हमारे रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और हो सकता है क्षरण इतना हो जाए कि रेफ्रिजरेंट क्या होने लगे वहाँ से लीक होने लगे ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ों पे भी क्या करना है हमें ध्यान देना है कि मेनली क्या ये कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पाइपिंग मटेरियल शुड बी बियर्ड द फ्लो प्रेशर एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो प्रवाहित होने वाला रेफ्रिजरेंट का दाब और ताप को पाइप के पदार्थ द्वारा सहन करना होना चाहिए, यानी कि संवहन करने की क्षमता होनी चाहिए किसमें, पाइप में जो पदार्थ हम प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या है हो सकता है हाई प्रेशर से फ्लो हो, साथ ही साथ क्या है उसका टेम्परेचर बहुत मिनिमाइज भी हो जाए और बहुत ज़्यादा भी हो जाए। तो उसके लिए क्या है जो भी पाइपिंग मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं वो पाइपिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, इतनी क्षमता का होना चाहिए कि आसानी से वहन कर सके, ठीक, या बियर कर सके। अब नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सिस्टम ईजिली जॉइंटेबल टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। जो प्रयुक्त पदार्थ के पाइप बने हैं, यानी कि जिस पदार्थ के द्वारा पाइप बने हैं वो इस प्रकार होने चाहिए कि दूसरे पाइप आसानी से एक दूसरे को जोड़ा जा सके, दूसरे एक दूसरे पाइपों को क्या किया सके आसानी से एक दूसरे में जोड़ा जा सके। ठीक, तो मटेरियल का क्या बताया हमने, मटेरियल को बताया कि आसानी से क्या करते एक दूसरे को जोड़ सके, क्या कर सके आसानी से एक दूसरे को जोड़ सके। ठीक है, यानी कि दो पाइप्स को आसानी से जोड़ा जा सके, ऐसे मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए।
ठीक। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल कॉस्ट वुड बी इन लिमिट, यानी कि जो भी मटेरियल कॉस्ट यूज़ हो रही है वो क्या होनी चाहिए, इन लिमिट होनी चाहिए, सीमाओं के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप की लागत क्या हो, नियमानुसार कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जो पाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही हाई कॉस्टली हों, तो जब भी क्या है, अगर रिप्लेस किए जाने वाले हैं तो सर्विसिंग चार्ज क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, यानी कि सर्विसिंग कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट कह रहा है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ पाइप्स वुड नॉट मोर लार्जर बिकॉज द लॉसेज अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल, पाइप क्या है कि लंबाई तथा व्यास इतने अधिक ना हो कि प्रशीतकों के दाब तथा ताप में क्या हो जाए, हानियाँ उत्पन्न होने लग जाए। यानी कि इतने लंबे माप के नहीं होने चाहिए पाइप्स हमारे दो यूनिट्स के बीच में, कि जब तक एक जगह से दूसरे के रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो तो उसके जो प्रेशर जनरेट हुआ है और साथ ही जो उसका टेम्परेचर जनरेट हुआ है वो क्या हो जाए, लॉसेस जनरेट हो जाएं उसमें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ पाइपिंग सिस्टम। तो पाइपिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पाइपिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या होंगे, कोई ना कोई टाइप्स भी होंगे। तो इसके क्या है, मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, सक्शन पाइपिंग सिस्टम। पहला क्या टाइप है हमारा, सक्शन पाइपिंग सिस्टम। तो जनरल अगर बात करें जाए सक्शन पाइपिंग सिस्टम की, तो इसके लिए बेसिक एक जनरल बात क्या है, इसका यूज़ किया जाता है किसके बीच, कंप्रेशर और एवोपरेटर के बीच। किसके बीच, कंप्रेशर और एवोपरेटर के बीच। यानी कि जो पाइपलाइन कंप्रेशर और एवोपरेटर के मध्य प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम सक्शन पाइपलाइन कहते हैं। ठीक। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट लाइन टू बी कंसीडर्ड इज द सक्शन लाइन। ठीक, ये इसको पहली लाइन के तौर पर या पहले पाइपिंग सिस्टम के तौर पर कंसल्ट किया जाता है। द पाइप कंडक्ट्स लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम एवोपरेटर टू कंप्रेशर। यानी कि जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट हो चुका है उसको कहाँ पहुँचाता है, ये एवोपरेटर से कंप्रेशर में। यानी कि कंप्रेशर क्या करता है, सक्शन की प्रॉपर्टी जनरेट करता है, खींचने वाली प्रॉपर्टी जनरेट करता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, सक्शन पाइपिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सक्शन पाइप का प्रयोग करते हैं मेनली किसके बीच, कंप्रेशर एंड एवोपरेटर के बीच। और इन पाइपों को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि वाष्पित्र यानी कि एवोपरेटर द्वारा उत्पादित दाब तथा प्रवाह को ग्रहण किया जा सके। किसके द्वारा, कंप्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा, कंप्रेशर के द्वारा। ठीक। अब अलग अलग टाइप्स के जो भी हमारे सिस्टम है उनमें क्या सक्शन पाइप अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि क्या ज़रूरत है इसकी। इसका यूज़ होता है इंश्योर द एडिक्वेट वेलोसिटी रिटर्न टू ऑयल एट ऑल स्टेप ऑफ अनलोडिंग। यानी कि सभी चरणों में जो ऑयल वापस आ रहा है कहाँ पर, कंप्रेशर में, उसकी क्या हो, सुनिश्चित कर सके वो कि वो लिमिटेड वेलोसिटी के साथ वापस आए। और साथ ही साथ क्या, पाइप्स के जरिए क्या होता है, शोर से बचा जाता है। किससे बचा जाता है, शोर से बचा जाता है। और सिस्टम में क्या होनी चाहिए, जो क्षमता और दक्षता की हानि है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट है कि जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें क्या, लॉसेस सबसे कम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉसेस सबसे कम होने चाहिए। अब आगे देखिए ये क्या, एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एक नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें देखिए हमारा कंप्रेशर कहाँ है, कंप्रेशर हमारा ये है, और एवोपरेटर कहाँ है, हमारा एवोपरेटर। तो इसके बीच जो ये लाइन खींची गई है, ठीक, ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम क्या दिया गया, इस लाइन को नाम दिया गया है सक्शन लाइन। क्या नाम दिया गया है इसको, सक्शन लाइन। तो इसी के ज़रिए क्या होता है, इसी के ज़रिए रेफ्रिजरेंट जो लो प्रेशर का होता है उसको कहाँ प्रोवाइड कर देते हैं हम, कंप्रेशर के लिए। कहाँ से, एवोपरेटर से कंप्रेशर के मध्य। तो इस लाइन को क्या नाम दे दिया हमने, सक्शन लाइन। ठीक। अब आगे देखिए इसमें क्या है। अब बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट, ठीक, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यानी कि ये जो पाइपलाइन हम बनाएंगे तो इसकी क्या होनी चाहिए, बेसिक क्वालिटी या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट लिखा है, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्वालिटी क्या है। ठीक, व्हाट इज़ द नीड, किस टाइप की होनी चाहिए। तो द डायमीटर ऑफ सक्शन लाइक
must be small enough that resulting refrigerant velocity is sufficiently high to carry oil droplets at all steps of compressor unloading। ठीक, यानी कि सक्शन लाइफ का जो व्यास है वो इतना छोटा होना चाहिए कि जो ऑयल की क्या है वेग है, रेफ्रिजरेंट का वेग है, वो पर्याप्त रूप से अधिक हो और कंप्रेशर में पहुंचे आराम से। ऐसा ना हो कि वेग ही कम हो जाए और कंप्रेशर तक ना पहुंच पाए। ठीक, आगे क्या है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पाइप इज़ टू हाई ऑब्जेक्शन विद नॉइज में रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ज़्यादा ही क्या है तेज़ है तो क्या हो सकते हैं, आपत्तिजनक शोर उत्पन्न हो सकते हैं। पाइप का व्यास जितना बड़ा होना चाहिए दबाव ड्रॉप कम करना संभव है। बिल्कुल, अगर व्यास बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, जो ड्रॉप्स हैं या फिर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, और इस तरह सिस्टम की क्षमता अधिक करना और दक्षता, यानी कि इससे सिस्टम की क्षमता और दक्षता पर फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि जो भी हमारे सक्शन पाइपलाइन में पाइप्स यूज़ किए जाने हैं वो क्या, उनका क्या काम है, मेनली हमारा जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है उसको कहाँ एवोपरेटर से और कहाँ पहुँचा देना, हमारे कंप्रेशर में, कहाँ पहुँचा देना, कंप्रेशर में पहुँचा देना। ये क्या काम है, सक्शन पाइपलाइन का काम है। ठीक, अब इसमें जो प्रवाहित प्रशीतक होते हैं, जो प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट जो प्रवाहित होते हैं उसमें क्या हानि कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ पर एच जी, इससे ज़्यादा क्या है उसके प्रेशर में हानि नहीं होनी चाहिए। 5 to 10 सेंटीमीटर पर एच जी से ज़्यादा हानि क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कुछ प्रशीतकों के लिए यह दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब से 1 से 1.5 गुना हो सकता है, ये 5 गुना तक हो सकता है। यानी कि जितना ये प्रेशर मैंने बताया, मतलब कौन सा प्रेशर, जो हानि का प्रेशर है वो कुछ के लिए क्या हो सकता है 1.5 से 5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बेसिकली काम किसका, सक्शन पाइप लाइन का। अब जो नेक्स्ट हमारी पाइपलाइन है, नेक्स्ट जो पाइपलाइन है या पाइपिंग सिस्टम है उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया है डिस्चार्ज पाइपिंग सिस्टम। क्या नाम दिया है उसको, डिस्चार्ज पाइपिंग सिस्टम। तो पढ़ते हैं इसमें डिस्चार्ज पाइपिंग सिस्टम क्या है। इस प्रकार के जो पाइप सिस्टम में पाइप को क्या है कंप्रेशर और कंडेंसर के मध्य लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, पाइप को कंप्रेशर से कंडेंसर के मध्य। ठीक, और उसके बीच क्या प्रवाहित करता है, ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर, उच्च दाब वाले वाष्प को, रेफ्रिजरेंट यहाँ क्या हो जाता है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो उसको प्रवाहित करते हैं किसके बीच, कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच। ठीक, और पाइप में होने वाले रेफ्रिजरेंट वाष्प को कहाँ विसर्जित कर देते हैं हम, कंप्रेशर में। कहाँ विसर्जित किया जाता है, कहाँ से विसर्जित, कंप्रेशर से विसर्जित किया जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज़ होता है। यानी कि जब भी क्या है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है किसका, जब कंप्रेशर से कहाँ जाएगा, ये कंडेंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। द डिज़ाइन ऑफ डिस्चार्ज लाइन इज़ प्रॉबली लेस क्रिटिकल दैन द सक्शन लाइन। बिल्कुल, सक्शन लाइन से क्या है थोड़ी कम तुलना में क्या है ये क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लाइन में क्या है रेफ्रिजरेंट वाष्प उच्च तापमान पर होती है। बिल्कुल हायर टेम्परेचर पे होता है क्या हमारा रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट कहाँ बदल चुका है, वेपर में बदल चुका है। कहाँ बदल चुका है, वेपर में बदल चुका है। ठीक, इसके उपरांत क्या है जो प्रशीतक है वो कहाँ पहुँच गया है, कंडेंसर में पहुँच गया, कंप्रेसर से कंडेंसर में प्रवाहित हो जाता है। ठीक, कंडेंसर में जो भी हमारी वस्तुएं, मेनली रेफ्रिजरेंट में जो रेफ्रिजरेशन सेक्शन होता है वो कहाँ होता है, कंडेंसर में। तो कंडेंसर में क्या होता है, वस्तुओं से ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, खींच ली जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या, किस टाइप के हमारे क्या होनी चाहिए, डिस्चार्ज पाइप सिस्टम। डिस्चार्ज पाइप सिस्टम किस किस के बीच होना चाहिए, मेनली होता है ये कंप्रेशर और किसके बीच, कंडेंसर के बीच। किसके बीच, कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, सिमिलर टू द सक्शन लाइन द डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज लाइन मस्ट बी स्मॉल इनफ। बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो बहुत अधिक डायमीटर के हों। बहुत अधिक डायमीटर के होंगे तो क्या होगा, लॉसेस जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, लॉसेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक,
अब इसके लिए क्या कुछ मेन एक दो चीज़ें हैं, क्या है, एक तो कंप्रेशर और कंडेंसर के कारण जो रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है उसमें क्या होता है, जो दाब यानी कि उसका प्रेशर और ताप ऑलवेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक, अब ज़्यादा रहेगा यानी कि इसमें वियरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, हमेशा वियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे थे, डिस्चार्ज पाइपलाइन की, तो किस किस के बीच, कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच, किस किस के बीच होनी चाहिए, कंप्रेशर और कंडेंसर, इनके बीच जो ये पाइपलाइन आपको दिख रही है, ये पाइपलाइन क्या कहलाती है, ये पाइपलाइन कहलाती है डिस्चार्ज लाइन। ठीक, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, डिस्चार्ज पाइप सिस्टम या डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। ठीक है, इस लाइन में क्या होता है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है किस में रहता है, वाष्प अवस्था में, किस में रहता है, वाष्प अवस्था में। तो वाष्प अवस्था में रहेगा तो क्या होगा साथ में, उसमें आसानी से किसी भी प्रकार का कोई क्षरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए उसके में, किसी भी आसानी से क्षरण, क्षरण मतलब किसी भी इरोड नहीं हो जानी चाहिए या कोरोजन जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाष्प अवस्था में होगा और आसानी से क्या हो जाएगा, कोरोजन जनरेट हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है, जैसे उसके लिए हमने हानि डिफ़ाइन की थी, इसके लिए भी क्या है, हम हानि डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 10 से लेके 20 सेंटीमीटर पर HG, इससे ज़्यादा हानि क्या करते हैं, वियर नहीं होनी चाहिए। इतनी हानि हो रही है अगर हमारे पाइपिंग सिस्टम में, तो क्या है, वो एक नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है हानि, तो क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई फेलियर है। ठीक, तो ये क्या थी, हमने दो पाइपिंग सिस्टम पढ़ लिए, कौन कौन से, पहला पढ़ा हमने सक्शन लाइन पाइपिंग सिस्टम, जो किस किस के बीच था, एवोपरेटर और कंप्रेशर के बीच, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, ये वाली लाइन कहलाती है सक्शन पाइपिंग। और जो हमारा कंप्रेशर और कंडेंसर के मध्य है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डिस्चार्ज लाइन पाइपिंग सिस्टम। तो हमने क्या, ये दो पाइपिंग सिस्टम पढ़ लिए। अब आगे क्या है, हमारी दो और पाइपिंग सिस्टम है, यानी कि कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के बीच की जो पाइपिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं हम, लिक्विड लाइन पाइपिंग सिस्टम। ठीक, और एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन डिवाइस और एवोपरेटर के बीच की एक पाइपलाइन है। ठीक, किसके बीच, इनके बीच जो नॉर्मल पाइपिंग है इसको क्या कहते हैं, एक तरह से वाटर या ब्राइन पाइपिंग, यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है टोटली तरीके से। तो ये भी चीज़ क्या है, हम पढ़ेंगे। तो मेनली कितने से हमारे सिस्टम, चार पाइपिंग सिस्टम थे, जिसमें दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, सक्शन लाइन पाइपिंग सिस्टम और सेकेंड हमारा डिस्चार्ज लाइन पाइपिंग सिस्टम। ठीक, तो आगे क्या है, जो भी हमारी आगे की पाइपिंग सिस्टम है वो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट जो आगे की चीज़ है वो हम क्या है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।